The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे हम वाटर पॉल्यूशन की, डिटेल में बात करेंगे और आज की वीडियो में जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि आखिर वाटर पॉल्यूशन जैसा एक बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का टॉपिक हमें क्या इंफॉर्मेशन देके जाना चाहता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि लफ्ज़ों से ही जाहिर है, वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी गंदला जाना, पानी का गंदा हो जाना, ख़राब हो जाना, डिटोरिएट हो जाना, अपनी नेचर से हट जाना, पानी के काबिल पीने के इस्तेमाल ना रहना, कहीं इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के काबिल ना रहना, ये जो हमारे पास जानवर हैं इस पानी के अंदर रहते हुए उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाना, ये सब वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। अब हम वाटर पोल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि आखिर वाटर पोल्यूशन होती कैसे है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पानी बहुत सी जगह पर पाया जाता है, जैसे लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ग्राउंड वाटर और भी बहुत सी ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे आपको पानी मिलेगा। लेकिन याद रखो कि जो वाटर पोल्यूशन है उस वक्त होती है जब पोल्यूटेंट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं इसमें, ये वाटर बॉडीज़ में, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, मतलब बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी ना किसी तरीके से वाटर बॉडीज़ में जो है, और फिर ये एक एडिकेट ट्रीटमेंट के बगैर डिस्चार्ज होते हैं। यानी कि जो उनमें फुजला होता है, आप कह लें कि जो डिस्चार्ज किया जा रहा है पानी इन वाटर बॉडीज़ के अंदर, उसमें जो फुजला है, उसमें जो एक वेस्ट है, उसको कोई एडिकेट तरीके से प्रोसेस नहीं किया जा रहा, और जब उसको प्रोसेस नहीं किया जाता, ट्रीटमेंट नहीं की जाती, तो फिर एज अ रिजल्ट वो वाटर को क्या कर देता है, कंटामिनेट कर देता है। प्यारे बच्चों, वाटर कंटामिनेशन जो है वो किस किस तरीके से हो सकती हैं, यही डिटेल में आज हमने स्टडी करना है। यही हमारा वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा टॉपिक है। तो वाटर पोल्यूशन किस किस तरीके से हो सकती है, उसमें हम लेंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को, उसमें हम लेंगे डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स को, उसमें हम लेंगे एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स को। अब आप कहेंगे सर ये इफ्लुएंट्स क्या होते हैं? देखिए, इफ्लुएंट्स आप कह लेंगे ऐसे डिस्चार्ज मटेरियल हैं जो कि क्या कर देंगे, डिटोरिएट कर देंगे क्वालिटी ऑफ वाटर को। यानी कि पानी की जो एक क्वालिटी है, पानी पीने के काबिल रहना चाहिए, पानी में कोई गंद बला नहीं होना चाहिए। तो अगर वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, और कुछ ऐसे मटेरियल से होती है, डिस्चार्ज मटेरियल से होती है, उसको हम इफ्लुएंट कहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सीखने की भरपूर कोशिश करेंगे कि आखिर इंडस्ट्री के इफ्लुएंट्स कौन से हैं, या फिर डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स कौन से हैं, या फिर एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट कौन से हैं। चलें डिटेल में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट इफ्लुएंट्स में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स की बातें बाद में करेंगे। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स क्या होते हैं, ये भी एक बड़ा तगड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूं मैं आपको। प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियल यूनिट्स आपको पता है कि डिजायर्ड सब्सटेंसेस बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि कमर्शियल स्केल के ऊपर इंडस्ट्रीज बहुत से केमिकल्स बनाती हैं। कुछों के नाम आपके जो सिलेबस में हैं, जो मतलब टॉपिक में लिखे पड़े हैं, वो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कि वो केमिकल्स बनाना चाहते हैं, वो क्लोथ्स बनाना चाहते हैं, लेदर गुड्स बनाना चाहते हैं, पेपर, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स, रबर आइटम्स, और ये सब चीज़ें वो बनाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, ये तो बस कुछ चीदा सी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको कह लें कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि कमर्शियल स्केल को ये सब चीज़ें सोसाइटी में मीट करने के लिए बनानी पड़ती हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब सोसाइटी का जो मीट है, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, लेकिन उसके साथ साथ हो गया है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट। यानी कि जब इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो अब जितने भी फैक्ट्रियाँ लगी पड़ी हैं, ये सब क्या कर रही हैं, ये अपना वेस्ट को डिस्चार्ज करना चाहती हैं। जो वेस्ट को डिस्चार्ज करती हैं, यानी केमिकल्स को या कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस जो इंडस्ट्री से बच जाते हैं, जब इनको डिस्चार्ज करती है, डिस्चार्ज का मतलब है कि इनको ज़ाया करना होता है, इनको इंडस्ट्री से बाहर निकालना होता है, इनसे जान छुड़ानी होती है। सो ईदर टू ओपन ग्राउंड और टू वाटर चैनल्स, या तो ये ओपन ग्राउंड में फेंक आते हैं जाके, या फिर ये जो बहता पानी होता है इसके अंदर फेंकते हैं ताकि इनकी इंडस्ट्री से ये गंदगी जो है वो दूर चली जाए। लेकिन देखें प्यारे बच्चों, ये तो काम ख़राब है ना, कि अगर आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, उस वेस्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी इंडस्ट्री से कैसे निकाल सकते हैं। बहरहाल बहुत से कह लें कि गवर्नमेंटल अदारे होते हैं जो कि इन पे NGOs होती हैं, नज़र रखे हुए होती हैं, और उनको इस वेस्ट को इस तरह आउट करने नहीं देती हैं।
लेकिन आपको पता है इंडस्ट्रीज अब एक दो हो तो बंदा कंट्रोल करे, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल काम है। सो कह लें डेफिनेशन क्या हो सकती है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की, यहाँ पे डेफिनेशन ये होगी कि हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स क्या होते हैं? हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, मिनरल एसिड्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, ग्रीसेस हो सकती हैं जो कि वेस्ट के तौर पे निकाली जाती हैं। सो आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर एज अ क्लीनिंग एजेंट भी जो है डिस्चार्ज डायरेक्टली, यानी ऐसा पानी जिसे क्लीनिंग कर ली गई है, अब वो जो वेस्ट बची है उसको भी डिस्चार्ज कर दी जाता है टू द वाटर चैनल्स। सो दिस वाटर कंटेन ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स, और इस पानी के अंदर भी बहुत से केमिकल्स रहते हैं और डिटर्जेंट्स रहते हैं। और डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होता है ये कहानी मैं आपको डोमेस्टिक एफ्लुएंट में बताऊंगा। बहरहाल ये सब हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, राइट। एक हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड्स, ऑयल, ग्रीसेस एंड कंटामिनेटेड वाटर विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री एज अ क्लीनिंग एजेंट, यानी क्लीनिंग एजेंट के बाद जो पानी मिल रहा है वो पानी भी एक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट रहेगा। तो प्यारे बच्चों आपने ये बातें याद रखनी है। लेकिन अभी मैं आपको एक और बात बताऊं कि आखिर वाटर बॉडीज को कैसे खराब किया जा रहा है इसके ऊपर। अब हम बात करते हैं आपसे कि पानी आखिर किस तरह जो है इसके जो केमिकल डिपॉजिट्स हैं बेड ऑफ द वाटर में जाकर रिजल्ट्स कर सकते हैं पॉल्यूशन ऑफ द वाटर, यानी कि पानी को ख़राब कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये रहेगा कि डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर। जैसे ही पॉल्यूशन पानी में, जैसे ही पोल्यूटेंट्स पानी में आएंगे तो ये क्या कर देंगे? पानी की क्वालिटी को डिटोरिएट कर देंगे, ख़राब कर देंगे। इसके अलावा दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली इफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम, यानी कि ये क्या करेंगे कि ये पानी में ऑक्सीजन को जगह मिली हुई है बेसिकली, अब ये जब केमिकल्स आ जाएंगे तो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है हवा से पानी में प्यारे बच्चों ऑक्सीजन भी डिजॉल्व हो जाता है, तो लिहाजा उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। लेट्स से दैट कि ये रिवर है, अब इसमें ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा है। अब लेट्स से दैट कि कुछ अरसे बाद क्या होता है कि ये ऑक्सीजन डिजॉल्व जो है वो कम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे केमिकल्स ने आकर जो है वो क्या ले ली है? जगह ले ली है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार कम रह जाएगी। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं कि सीप डाउन कर सकते हैं, यानी कि लेट्स से दैट कि हमारे पास जो है ये ज़मीन है, लेट्स से दैट हमारे पास जो है ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर जो है ये गंदा पानी है, यहाँ पे लेट्स से दैट ये सारा गंदा पानी है, और ये नीचे वाटर बॉडीज़ हैं, ये नीचे क्या है? वाटर बॉडीज़ हैं, और ये चट्टानों की लेयर्स हैं। और ये पानी जब सीप डाउन करेगा, यानी ये पानी जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर इकट्ठा होगा, तो ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है इंडस्ट्रियल एरिया के पास, जो पानी इकट्ठा हो रहा है नीचे सीप डाउन कर रहा है, ये पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा प्यारे बच्चों। आप कहेंगे जी कुएं से निकाल रहे हैं, नीचे से निकाल रहे हैं, पानी तो साफ़ ही होगा, तो साफ़ तो होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें कुछ केमिकल्स शामिल होंगे जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो लिहाजा आप कह लें कि अगर ये पानी सीप डाउन कर जाता है तो फिर क्या होगा? ग्राउंड वाटर के डिपॉजिट्स में चला जाएगा और क्या करेगा? कंटेमिनेट कर देगा वाटर डिपॉजिट्स को ख़राब कर देगा। और अगर ये पानी जो है ह्यूमंस इस्तेमाल कर लें तो उनको कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रो की बीमारियां हो सकती हैं बहुत सी। दिस पॉल्यूटेड वाटर डैमेजेस सॉयल, क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप ये जिस तरह होता है ना वो खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं, नीचे से पानी निकाल के आप किसको लगाते हैं? सॉयल को लगाते हैं, क्रॉप्स को लगाते हैं, प्लांट्स को या एनिमल को पीने के लिए दे देते हैं, तो उनको भी मसला होगा गैस्ट्रो का, कैंसर का, और पौधों में भी जो है बहुत सी बीमारियां पैदा होंगी जो कि शायद आपको पता भी नहीं है। प्यारे बच्चों हैवी मेटल्स भी पानी में रहते हैं, जैसे कैडमियम, लेड, मरकरी, ये 3 बड़े हैवी मेटल्स हैं। अब ये 3 बड़े हैवी मेटल्स जो पानी में हैं ये क्या करेंगे? टॉक्सिक एंड हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करेंगे ह्यूमंस के लिए, यानी ये जहरीले हैं और ये ह्यूमंस के लिए बड़े ख़तरनाक हैं, ठीक है, क्या उनकी सेहत को ख़राब करेंगे। हैजर्ड का मतलब नुकसान होता है। सो एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग, यानी कि अगर ये कैडमियम जैसा एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? हाई ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में कर सकता है, ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा ये आपके रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन कर सकता है, यानी आपके रेड ब्लड सेल को ये ख़राब कर देगा। उसके अलावा अगर आप कहें कि सर लेड का क्या नुकसान है, तो लेड पॉइजनिंग जो है आपकी डिसफंक्शन करेगी, काम ख़राब कर देगी किडनीज का, लिवर्स का, ब्रेन का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, या आपकी ये जो हिस्से हैं जिस्म के ख़राब हो जाएंगे। और इसके अलावा जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी लेड से मसला पैदा होगा। पिछले ज़माने में आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले क्या होता था कि जो पेट्रोलियम होता था उसमें लेड डाल दिया जाता था ताकि वो इंजन के अंदर अच्छी तरह से बर्निंग करे और इंजन में आवाज़ ना करे।
तो लेड फिर धुएं से बाहर आता था, काला सा ये कार्बन के साथ लेड बाहर आ जाता था। इससे क्या नुकसान होता था, इंजन की आवाज़ तो कम हो जाती थी, गाड़ी स्मूथ तो चलती थी, लेकिन हवा में लेड बिखरता था। तो हमने देखा कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स हमने लोगों में देखे आज से 30 साल 40 साल पहले, स्पेशली अमेरिका में, यूरोप में। तो फिर क्या किया गया, लेड का पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने को बैन कर दिया गया। तो यहाँ से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेड कितना ख़तरनाक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, मरकरी भी जो है एक हैवी मेटल है और ये भी पॉइजनिंग करेगा आपके न्यूरोलॉजिकल चेंज में। यानी पहले ज़माने में लोग मरकरी को जो है ना ऐसा खुराक इस्तेमाल कर लेते थे कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। तो देखा गया कि जो लोग मरकरी को ऐसा खुराक इस्तेमाल करते थे उनके दिमागों के अंदर प्रॉब्लम शुरू होती थी, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते थे। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि मरकरी आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करेगा, डैमेज करेगा आपके न्यूरॉन्स को। तो याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको वैसे तो खाने को नहीं मिल रही, लेकिन आप पानी के थ्रू अपने जिस्म में लेके जा रहे हैं। तो अगर आप ये बात करें कि सर ये जो मेटल्स होते हैं, मतलब वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, ये कितने होते हैं हमारी बॉडी में, तो बहुत से मेटल्स हमारी बॉडी में वैसे ही होते हैं। अगर लेट्स से दैट हम आयरन की बात करें, हमारी बॉडी में आयरन होता है। तो अगर ये मेरे पास एक पेन आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं आधा कर लेता हूँ, तकरीबन इसका साइज़ 3 इंच हो जाएगा। तो ये 3 इंच का एक बड़ा मोटा सा कील बन सकता है, इतना ज़्यादा आयरन आपकी पूरी बॉडी में मौजूद है। यानी आयरन रेड ब्लड सेल्स में भी आपको पता होता है। तो आयरन आपकी बॉडी में एक्यूमुलेटेड है, लेकिन वो तो आपकी बॉडी को काम दे रहा है ना, वो तो फ़ायदा दे रहा है। लेकिन ये वाले मेटल्स जो कि पानी से आपको मिल रहे हैं, या आपके पूरे जिस्म के ऑर्गन्स को ख़राब करेंगे, या फिर आपकी डेफिनेटली कैंसर कर सकते हैं, गैस्ट्रो की बीमारियां कर सकते हैं। तो मैं एज अ होल आपको यही कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के अंदर जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं वो कौन सी डैमेज कर सकते हैं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ ना आज की क्लास में। तो लिहाजा ये जो केमिकल्स हैं ये आपकी बॉडी को जो है बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकते हैं। तो लिहाजा अब आप सोच रहे होंगे सर फिर इसमें हमारा क्या किरदार है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी को। तो आप बेटा इंडस्ट्रीज़ पे नज़र रख सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रही हैं, और उनका आप किसी NGOs को या गवर्नमेंटल इदारों को ख़त लिख सकते हो, ईमेल्स कर सकते हो कि भाई देखें ये पानी इस तरह मैंने बहता हुआ देखा है, आप काइंडली ग्राउंड में डिपॉजिट कर रहे हैं ये वेस्ट को, या ये चैनल्स में, पानी के चैनल्स में जो है ये वेस्ट को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो आप उनकी एक उनको बता सकते हैं कि भाई ये देखें, आप नोटिस लें इस चीज़ का। तो लिहाजा डेफिनेटली गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं अगर उनकी इन्फॉर्मेशन में बात आती है तो वो ज़रूर नोटिस लेंगी। तो इस तरह आप बहुत से लोगों की जान को बचा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपने एरिया की एक बात बताता हूँ कि हमारे एरिया में एक इंडस्ट्री थी, इसका नाम था पैकेजेस। तो ये गत्ते की इंडस्ट्री थी, बहुत से गत्ते बनाया करती थी। लेकिन जब लोगों ने बहुत सी शिकायतें की कि भाई देखें हमारी वाटर बॉडीज़ ख़राब हो रही हैं, और स्पेशली जब वो निकालती थी धुआं तो पूरे इलाके में ना एक गंदी सी स्मेल फैल जाती थी। तो फिर बहुत से लोगों ने शिकायत की कि हम इस गंदी सी स्मेल के अंदर क्यों सर्वाइव करे रहें, आप इस इंडस्ट्री को यहाँ से मूव करवाएं। तो उसका 75% हिस्सा यहाँ से उठाकर कसूर ले जाया गया, यानी कि दूर ले जाया गया अर्बन एरिया से, शहरी इलाके से, ताकि जो लोग थे जो बैड एयर के अंदर रह रहे थे। अच्छा देखें, एक मज़े की चीज़ देखें प्यारे बच्चों, इसमें हमने कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की बात नहीं की जो गैसेज में भी शामिल हो जाते हैं। हम चूँकि वाटर पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम तो सिर्फ वाटर की पोल्यूशन की ही बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि हवा में भी इंडस्ट्रीज़ बहुत से पोल्यूटेंट्स फेंकती है, फैलाती है। उसकी बात अभी हमने नहीं की है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक वाटर पोल्यूशन था। तो पहले में जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस। उसके बारे में भी आपको मैं बड़ी बस स्टोरी सुनाने लगा हूँ, आपने कहीं नहीं जाना है। ये डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस और एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में ज़रूर मेरी बात सुने, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि आखिर डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस कौन से हैं, उनके क्या क्या नेचर है, और एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंस कौन से और उनकी क्या क्या नेचर है। प्यारे बच्चों, मैं आपको यूट्रॉफिकेशन की कहानी सुनाऊंगा। अब ये यूट्रॉफिकेशन क्या है तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सो स्टे अप विद दिस वीडियो, अभी आपने कहीं नहीं जाना है। और मज़ीद वीडियोस के लिए प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, पूरी बुक की वीडियोस हैं, वहाँ से आप हमें बॉदर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के बाद डोमेस्टिक एफ्लुएंस की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे हम डोमेस्टिक एफ्लुएंस की, यानी ऐसे मादे जो कि डोमेस्टिकली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो डेंजरस हैं किसी हद तक एनवायरनमेंट के लिए, स्पेशली पानी के लिए, क्योंकि वाटर पोल्यूशन का टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, डोमेस्टिक एफ्लुएंस जो हैं वो क्या होते हैं, इसको समझ लेना आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि जो डिटर्जेंट्स हैं, आपको पता ही है कि डे बाय डे इनका इस्तेमाल जो है वो मार्केट में बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़
इसको डिटर्जेंट्स को यूज़ करती हैं। स्पेसिफिकली आप कह लें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है फॉर द सेक ऑफ हाउसेस, वो भी बड़ा बना रही है डिटर्जेंट्स। जैसे मैं किस डिटर्जेंट्स के नाम नहीं लेना चाहूँगा, XYZ डिटर्जेंट्स इस वक्त काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो है हमने देखा है कि कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। बहरहाल ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल आपको पता, जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्योंकि हर घर में कपड़े धोने की ज़रूरत महसूस होती है और हर घर में अगर कपड़े धुलते हैं तो वहाँ डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है। और अब चले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब दो चीज़ें हैं, एक है सोप और एक है डिटर्जेंट, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, एक ये सोप है और ये एक डिटर्जेंट है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि जो सोप को बनाने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जो डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो थोड़े पुरखतर हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अब ये कैसे हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, इस बात से तफसील से, इस बात से भी आगाह करूंगा कि आखिर ये कैसे ख़तरनाक है। लेकिन मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि डिटर्जेंट्स क्यों मार्केट में आए, इज़ जस्ट बिकॉज कि इनका स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन है। यानी सोप आप इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ज़्यादा कपड़ों को साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट से जो मैल कुचैल है कपड़ों की, वट एवर द मट्टी इनसाइड द क्लोथ्स, वो सारी प्रॉपरली जो है वो आउट हो जाती है। तो आप कह लें कि इनका तो ये भी खासियत डिटर्जेंट्स की कि अगर पानी एसिडिक हो तो एसिडिक मीडियम के अंदर भी क्लीनिंग एक्शन करने का काम दे जाते हैं डिटर्जेंट्स। तो लिहाजा इनकी वाइड स्प्रेड एक पॉजिटिव यूज़ है फॉर द क्लीनिंग एक्शन, लेकिन फॉर नॉट द गुड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए तो फ्रेंडली नहीं है ना, आपके लिए, आपके क्लोथ्स के लिए किसी हद तक आपको साफ करके दे रहे हैं, क्लीनिंग एक्शन करके दे रही हैं। लेकिन अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊं, डिटर्जेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने लगा, आप अब मेरी बात आपने भूलनी नहीं है ये वाली। डिटर्जेंट्स जो होते हैं आपके कपड़ों की लाइफ को कम कर देते हैं। यानी लेट्स से दैट अगर आप डिटर्जेंट से एक कपड़े को 100 दफ़ा धो रहे हो और सोप से उसको धो रहे हो, तो आप दोनों को मैं आपको दिखाऊंगा कपड़े धुले हुए के बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन, कि उसमें क्या सीन हो रहा है कि जो डिटर्जेंट से धुले हुए हैं उसके धागे रेशे अंदर से गल सड़ गए हैं कपड़ों के, बिकॉज क्लीनिंग एक्शन कर करके उसके जो कपड़ों की जो एक लाइफ है वो कम हो चुकी हुई है। लेकिन अगर सोप का इस्तेमाल करते हैं आप, तो फिर अब सोप को बनाना एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है। आपको सिंपली कास्टिक सोडा लेना पड़ता है, चर्बी लेनी पड़ती है, दोनों को मिलाते हैं, ऑयल्स लेने पड़ते हैं, दोनों को मिलाते हैं, कोई इंग्रेडिएंट्स ले लें खुशबू डालने वाले वटेवर, तो आपने इनको मिलाना और सोप बन जाएगा। लेकिन डिटर्जेंट्स में स्पेसिफिकली कुछ खास केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिससे डिटर्जेंट बनता है और अपना क्लीनिंग एक्शन करता है। और जैसे कि बताया कि ये एसिडिक मीडियम में भी चल जाता है, काम दे देता है। अब डिसएडवांटेजेस सोप के क्या हैं कि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है। चले अब यहाँ से मैं सही मायनों में आपको बताऊँ कि ना सिर्फ वाटर में पोल्यूशन करता है, केमिकल डालता है, बल्कि ये पानी की लाइफ के लिए बड़ा ख़तरनाक है। अब आप सोचेंगे कि पानी की लाइफ के लिए ख़तरनाक है, ये कैसे ख़तरनाक, डिटर्जेंट्स पानी की लाइफ के लिए कैसे ख़तरनाक हो सकता है? पहले पानी की लाइफ के लिए भी ख़तरनाक है, और पानी के अंदर मौजूद जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि जो उसमें जानदार रहते हैं, जो उसमें मछलियां हैं, जो उसमें माइक्रोब्स हैं, आई डोंट नो, जो उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, अब ये सब जो रहते हैं तालाबों में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, आई डोंट नो कहाँ कहाँ पर लाइफ होती है जानदारों की, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, राइट, लेक्स, रिवर्स, ये सब जो है डिटर्जेंट जाके यहाँ पे वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल बात को हम मिस नहीं करेंगे। ये क्या होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जो कि अगर बैक्टीरिया इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन उनको तोड़ फोड़ नहीं सकते, उनको मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं कर सकते। होता क्या है, होता ये है कि फिर ये डिटर्जेंट्स के जो केमिकल्स हैं, ये डिटर्जेंट्स कह लें सिंपली, ये लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो पानी में रहते हैं और ये अनफिट हो जाते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए, फॉर ड्रिंकिंग के लिए, फॉर अदर पर्पसेस के लिए। अब आप कहेंगे सर डिटर्जेंट्स तो हम अपने घर में मशीन लगाते हैं, फिर वो सारा सीवेज में चला जाता है। अब सीवेज का पानी कौन पीता है, या कोई एक्वेटिक लाइफ के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, सीवेज का पानी ही तो डिस्चार्ज होता है स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर्स में। ये सीवेज का पानी होता है। ये नाले वगैरह जो है अगर कहीं जा रहे हैं लेकर सब गंद बला को, वट एवर द वेस्ट इज, तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये आपको डिस्चार्ज होते हुए नजर आएंगे। अभी आप देखिएगा कोई बड़े बड़े स्ट्रीम्स हैं पूरी दुनिया में, या वट एवर द केस, कहीं पर जो भी सीवेज का निज़ाम बनाया गया, तो वहाँ पे एट द रियली एंड ऑफ द डे दरियाओं में जा रही है बात, और दरियाओं से पहुँच रही है समंदरों में। तो हम पानी को पानी के ज़रिए से हासिल करके पानी के ज़राए में ही भेज रहे हैं, यानी पानी के ज़राओं से हासिल कर लिया पानी और पानी के ज़राओं में वापस उसको खैराबाद कह दिया।
तो प्यारे बच्चों ये बात है, लेकिन द स्टोरी नेवर एंड्स। अभी मैं आपसे ये बात करूंगा कि आखिर ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मेथड है, यानी ऐसे केमिकल जो डिटर्जेंट्स में मौजूद हैं, आखिर ये कर क्या सकते हैं, आखिर ये किस तरह एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्यारे बच्चों इसके लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, यूट्रॉफिकेशन, लेकिन आपकी किताब में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यूट्रॉफिकेशन का लफ्ज़ तो नहीं है। तो हम कुछ दो सवाल करते हैं, मतलब यूट्रॉफिकेशन को स्टडी करते हैं, जो कि पैराग्राफ बेसिकली उन्होंने लिखा है लेकिन यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। तो अब यूट्रॉफिकेशन क्या होती है, और फिर हम देखेंगे कि आखिर ये जो सीवेज का वेस्ट है ये कौन कौन सा वेस्ट सीवेज का हो सकता है डिटर्जेंट्स के। सारे बच्चों, तो यूट्रॉफिकेशन जो कि आपके बुक में लफ्ज़ नहीं है, टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि जो बात ये कर रहे हैं यूट्रॉफिकेशन की ही कर रहे हैं। क्या होती है, देखें, लेट्स से दैट कि हमारे पास एक तालाब है और ये तालाब में वी हैव सम एक्वेटिक लाइफ एंड सम काइंड ऑफ प्लांट्स लाइक वाटर लिलीज कह लें आप, एंड देयर वी हैव द सीवेज जो कि एंटर कर रहा है इस पॉन्ड में या इस तालाब में। ठीक है, अब होता ये है कि ये जो हमारे पास कह लें कि पॉन्ड है या ये तालाब है, इसका सिनेरियो ये होता है कि जब इसमें ये सोप्स आते हैं, डिटर्जेंट्स आते हैं, तो ये फॉस्फेट्स लेकर आते हैं। अब फॉस्फेट के जो सॉल्ट्स हैं, लाइक लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक फॉस्फेट सॉल्ट्स, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है आप कह लें कि ये इसका एक सॉल्ट है। तो लिहाजा आप कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली जब इसके अंदर आएगा, मछली के तालाब में आएगा या फिर ये पौधों के तालाब में आएगा, तो ये क्या करेगा, ये केमिकल खड़ा होगा इसमें आके, आपको पता है सोप फ्लोट करता है ऑन द, तो डिटर्जेंट के केमिकल भी सस्पेंड रहेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये इस पौधे को मारेंगे, पौधे को मारेंगे तो पौधा मर जाएगा, और पौधे के मरने से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ पौधा डेड हो जाएगा और डिके होगा, पौधा मरकर क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा। अब पौधा जब डिके होगा तो डेफिनेटली डिके का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स आते हैं ना उसको पौधे को खाने के लिए, तो वो आ जाएंगे। अब पौधा जब जैसे ही लेट्स से दैट के डेड होगा, डिके होगा, तो उनको माइक्रोब्स जो है वो खाने के लिए आ जाएंगे, यानी बैक्टीरिया खाने के लिए, उनको रिसाइकिल करने के लिए आ जाएंगे उनके केमिकल्स को। अब जब ये अमल होगा प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फेट के जो सॉल्ट्स हैं ये तो ब्रेकआउट ही नहीं हुए, ये तो टूटे ही नहीं है, इन्होंने अपनी कंपोजिशन ब्रेक नहीं की है। तो फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया क्या करेगा कि जो एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन है इस वक्त पॉन्ड के अंदर, वो इस्तेमाल करेगा और अपनी लाइफ को सस्टेन करेगा। अब बैक्टीरिया डेफिनेटली अ टाइम कम्स के बैक्टीरिया की भी लाइफ का एंड हो जाता है। अब जब बैक्टीरिया मरेगा प्यारे बच्चों, जितना भी बैक्टीरिया था जिसने पौधे शौधे खा लिए या माइक्रोब्स पे फीड किया वटएवर, अब वो बैक्टीरिया, जितना भी बैक्टीरिया आया, उसने एक बड़ा मसला पैदा किया। उसने क्या किया, उसने जो पॉन्ड्स का ऑक्सीजन लेवल था वो क्या कर दिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर दिया, लो कर दिया। उसने पॉन्ड्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर दी। अब पॉन्ड में या पानी की बॉडी में, वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की जब कमी हो गई, तो फिर अंदर जो एक्वेटिक लाइफ पड़ी हुई है पानी के अंदर, उसको मसला पैदा हो गया। अच्छा चलो, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करेगी थोड़े ऑक्सीजन में और कोशिश करेगी ये बैक्टीरिया चला जाए और सीन ऑन हो जाए दोबारा लाइफ का। चलें जी, ठीक है, वेट होगा, बैक्टीरिया मरेगा। अब बैक्टीरिया जब मरेगा ना प्यारे बच्चों, तो अब कैल्शियम फॉस्फेट या जो भी फॉस्फेट के सॉल्ट्स हैं वो तो सस्टेन करेंगे, अब वो रहेंगे। अब उनके रहने से प्यारे बच्चों एक जानदार को ग्रोथ मिलेगी, उसका नाम है एल्जे। किसको ग्रोथ मिलेगी, एल्जे। ये भी ग्रीन प्लांट होता है, सनलाइट का इस्तेमाल करता है। इसकी डिस्ट्रक्शन ये है प्यारे बच्चों कि ये ऑक्सीजन को और अंदर से निकालता है पानी में से, ऊपर से सनलाइट को भी ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा जहाँ पे उल्ली जमती है, काई जमती है, सारा सारा ग्रीन हो जाता है पानी, और फिर सनलाइट भी अंदर नहीं जा सकती। एक्वेटिक लाइफ के लिए और मसला, अब लाइट भी नहीं जा रही अंदर, और दूसरा अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड थी और कम होती जा रही है। अब फिर पौधे अंदर की एक्वेटिक लाइफ फिर इंतजार करेगी, चलो एल्जे जब मर जाएगा फिर ऊपर से पानी साफ हो जाएगा, अंदर ऑक्सीजन की डिमांड फिर मिक्स हो जाएगी, सीन ऑन हो जाएगा लाइफ का। लेकिन जब एल्जे मरता है, डिके होने के लिए दोबारा बैक्टीरिया आ जाता है उसको मारने के लिए, खाने के लिए। अब जब दोबारा बैक्टीरिया आता है वो आके फिर ऑक्सीजन को कम करना शुरू कर देता है इन दी वाटर बॉडीज। एट द एंड ऑफ द डे ये साइकिल चलता ही रहता है। एल्जे गया, बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया गया, एल्जे आ गया, एंड वाटर बॉडीज़ के अंदर जो जानदार रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन रहता ही नहीं, इतना शॉर्ट हो जाता है कि सब जानदार अंदर मर जाते हैं।
सो दिस इज अ रियली बैड प्रोसेस। फिर साइंसदानों ने सोचा ये हुआ तो हुआ कैसे, आखिर ये हो कैसे गया। तो फिर पता लगा ये तो आपके कपड़े धोने वाली मशीन की कारस्तानी है कि उसने जब आपने मशीन लगा के उसको सीवेज में डाला, उसके पानी को वो नाले से होता हुआ गया जब वाटर स्ट्रीम्स में, वाटर बॉडीज में, वहां पहुंच गया ये सॉल्ट। और वहां पहुंचने के बाद अब खुद तो नहीं कोई छिड़क के आता ना कोई जरिया होता है जिस तरह से पानी की बॉडीज में ये केमिकल्स जाएंगे। तो आप हिसाब लगाएं ह्यूमन इम्पैक्ट का वाटर पोल्यूशन पे। ये टॉपिक है ना हमारा, वाटर पोल्यूशन क्या है। तो देखें वाटर पोल्यूशन ये है कि आप डोमेस्टिक एफ्लुएंट पैदा कर रहे हैं, और डोमेस्टिक एफ्लुएंट जो है वो क्या कर रहा है, वो यूट्रोफिकेशन कर रहा है प्यारे बच्चों, समझ को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है कि जो फॉस्फेट्स हैं प्रेजेंट हैं डिटर्जेंट्स के अंदर, वो रैपिड ग्रोथ करेंगे किसकी, एलजे की। किस में, वाटर बॉडीज में। और वाटर बॉडीज में एलजे क्या करेगा, फ्लोट करेगा किस पर, सरफेस ऑफ वाटर पर। इस तरह क्या होगा, प्लांट्स जब ये एलजे वगैरह जब अल्टीमेटली डाई हो जाएंगे और क्या होंगे, डिके होंगे, तो डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर कौन आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा। तो बीइंग बायोडिग्रेडेबल काइंड ऑफ अ थिंग्स, ये जो डिकेइंग प्लांट्स हैं ये क्या इस्तेमाल करेंगे, पानी में ऑक्सीजन जो है, तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो ये हमारा है। अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि आखिर डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स या कह लें कि डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास अब सही मायनों में डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स हैं जो मैं आपको अब आखिर में बताने जा रहा हूँ। इफ समबडी आस्क्स यू क्वेश्चन व्हाट आर डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, आप कह रहे हैं द वेस्ट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक बॉडीज़। जो डोमेस्टिक बॉडीज़ हैं उन्होंने जो एक वेस्ट पैदा की है उसको आप बोलेंगे कि ये डोमेस्टिक एफ्लुएंट है, वो वेस्ट डोमेस्टिक एफ्लुएंट है। अब वो उसमें क्या क्या होता है, उसमें फिर वैरायटी ऑफ वेस्ट है। इसमें मतलब देयर इज़ नॉट अ सिंगल काइंड ऑफ अ वेस्ट। उसमें आप कह सकते हैं कि या तो ये अंदर मिक्स हो जाता है सीवेज के अंदर, ये जो काला सा पानी आपको नज़र आता है नालों का, या फिर उसके अंदर क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है एज एन इम्प्योरिटी। तो कौन कौन से हैं उसमें, सबसे बढ़कर तो आपको पता है कि फूड की बहुत सी आइटम्स और वेजी टेबल की आइटम्स हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं वैसे, माइक्रोब्स जिनके ऊपर आप फीड करते हैं। तो इसलिए आपको इस वेस्ट के अंदर क्या मिलेंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शॉर्ट टर्म जो है वो हमने क्या रख दी है, माइक्रोब्स रख दी है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सो गार्बेज, तो आपको पता है गार्बेज जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है हर जगह हो जाता है। सो केन्स, आप बोतल वगैरह जो पीते हैं, इवन बॉटल्स कह लें आप, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के जो प्लास्टिक वेस्ट है। फिर केमिकल सोप्स, यानी कि जो सोप्स के केमिकल्स हैं जिनमें मैंने आपको फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स की बातें कर दी हैं ऑलरेडी। इसके अलावा प्यारे बच्चों वॉशिंग पाउडर जो है ये भी एक बहुत बड़ा केमिकल वेस्ट है बाय दी डोमेस्टिक साइड, डोमेस्टिक एफ्लुएंट है। तो अब ये हमारे पास था आज का टॉपिक जिसमें हमने आपसे डिस्कस कर लिया डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में। प्यारे बच्चों, अभी हमने इस स्टोरी को एंड नहीं किया, क्योंकि अब तो हम चलेंगे एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स की तरफ और हम सीखेंगे कि आखिर अब ये एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स यानी हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं पानी को पोल्यूट करने में। द आंसर इज यस। तो अब हम चलते हैं डोमेस्टिक इफ्लुएंट से जंप करके एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स की तरफ और समझते हैं कि आखिर ये एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स क्या होते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने आपसे बात की थी अबाउट डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स और उससे पहले हमने बात कर ली थी आपसे रिगार्डिंग द इफ्लुएंट्स ऑफ इंडस्ट्री। और आज हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स क्या होते हैं, ये भी बच्चे बहुत डीपली इस बात को सोचते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। मतलब एक किसान कैसे एक वेस्ट मादे पानी में डाल सकता है, वेस्ट मादे प्रोड्यूस कर सकता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जो पानी पोल्यूटेड होता है वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से भी हो जाता है। अब आप कहेंगे सर हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में तो पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स तो हमेशा जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करने के लिए हेल्प होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और क्रॉप्स जो हैं वो जल्दी से ग्रो करती हैं फर्टिलाइजर्स की मदद से। लेकिन ये एक इफ्लुएंस कैसे हो सकते हैं, तो यही टॉपिक जो है प्यारे बच्चों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो हैं ये भी एफ्लुएंट्स के तौर पे यानी वेस्ट मादे जो कि पानी को जो है वो ख़राब कर सकते हैं, उस तरह ये एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो हैं ये भी बड़े ख़तरनाक रहते हैं और क्रॉप्स को जो है ये आपको पता है कि क्रॉप्स में बहुत से डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं जैसे कि वीड्स, हर्ब्स, इंसेक्ट्स, फंजाई एंड वायरसेस वगैरह। तो ये सब जो हमारे पास जानदार हैं इनको मारने के लिए किसान अपनी क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट का जो है वो पेस्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे करता है,
जिससे क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये हमें नहीं चाहिए, हमें मुतलका क्रॉप्स चाहिए जिससे हमें फ़ायदा होगा, जिसको हम बेचेंगे, जिसको हम अपने आने वाले वक्त के लिए संभालेंगे खाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो है वो इंटेंसिव कल्टीवेशन की वजह से जो है वो यूज़ किया जाता है। ये भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मतलब अगर एक खेत है तो बार बार अगर हम उस पर क्रॉप्स उगा रहे हैं, बार बार क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो उस मिट्टी में इतनी जान और इतनी सख्त नहीं रहती कि बार बार जो है आपको वो ज़बरदस्त क्रॉप्स दे। तो फिर डेफिनेटली हमें हर बार अच्छी क्रॉप्स चाहिए तो हम फिर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। हम मिट्टी का सपोर्टर यानी फर्टिलाइज़र हम डाल देते हैं ताकि फिर क्रॉप्स जो हैं वो मैक्सिमम तौर पर बने और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। और आपको जैसे कि पता होगा कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं अमूमन फास्फोरस पौधों को देने के लिए और नाइट्रोजन पौधों को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया कि हमारे पास एक फर्टिलाइज़र है जिसका नाम है यूरिया। तो ये जो यूरिया फर्टिलाइज़र है ये एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है जो कि आपको हेल्प करता है रिगार्डिंग दी एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि अगर हमारे पास फसलों में नाइट्रोजन रहेगी तो आप अच्छे तरीके से जो है कह लो कि फसलों को ग्रो कर सकोगे। प्यारे बच्चों, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं मतलब ये बेसिकली क्या करते हैं कि क्रॉप्स को और डैमेज होने से बचा लेते हैं, और ना सिर्फ ये बचा लेते हैं ह्यूमंस को और एनिमल्स को, ताकि उनमें भी डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो जाए। यानी कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं आप कह लें कि दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर दी क्रॉप्स, और क्रॉप्स को फंगस, वायरसेस, इंसेक्ट्स और कुछ इस तरह की हर्ब्स वगैरह जो वीड्स वगैरह इनसे बचा लेते हैं, ताकि ये ना तो ह्यूमंस में कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र कर सकें ना तो कोई। तो लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि पेस्टिसाइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और पेस्टिसाइड्स हमारे लिए जो हम क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं उन पर पेस्टिसाइड्स अगर लगे हुए हैं तो वो हमारे लिए भी ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि अगर हम धो कर नहीं खा रहे प्रॉपरली उनको तो पेस्टिसाइड्स भी खाई जा रहे हैं। बहरहाल यही सवाल है मेरा आप लोगों से कि आखिर एग्रीकल्चरल फ्लूएंट्स के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अब हमें पता तो लग गया कि एग्रीकल्चरल फ्लूएंट्स में जो है हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं। ये एक ऐसे वेस्ट मादे हैं जो कि शायद क्रॉप्स को तो हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन पानी का जब बहाव आता है खेतों में, जब सैलाब आता है या बारिश का तेज़ पानी गुजरता है, तो उनके साथ फर्टिलाइज़र्स भी चले जाते हैं, उनके साथ पेस्टिसाइड्स भी चले जाते हैं और वो पानी में चले जाते हैं, और पानी में जाकर फिर डेफिनेटली ये ह्यूमंस को और यू कैन से दैट एनिमल्स को भी डिजीज़ पहुंचा सकते हैं। तो ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं ये भी डिजीज़ पहुंचाते हैं, इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें पेस्टिसाइड्स भी तो डिजीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स भी अगर ज़्यादा कोई पॉइजनस किस्म के फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी हमें डिजीज़, एनिमल्स को डिजीज़ कर सकते हैं। सो इफेक्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे हम इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल फ्लूएंट्स की। आखिर एग्रीकल्चरल फ्लूएंट्स इफेक्ट कैसे कर रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब पानी रन ऑफ होता है, मतलब किसी फील्ड से पानी गुजरता है, तो वो किसी न किसी जगह जाके तो ठहरेगा ना, किसी गहरी जगह पे या तालाब में, पौंड में कह लो जी, वो सीप डाउन कर जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कोई जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, थोड़े अरसे बाद वो पानी गायब हो जाता है, अब सोचो पानी इवेपोरेट हो गया, कहाँ गया। प्यारे बच्चों, ज़्यादातर पानी जो है वो सीप डाउन हो जाता है, नीचे ज़मीन में चला जाता है, ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है, लिखा है मैंने यहाँ। और ये जो अमल है जो मैंने आपको समझाया है, इसको हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है कि मतलब कहीं से पानी इकट्ठा हुआ आके और वो सीप डाउन कर गया। अब हमने देखा कि ग्राउंड वाटर में हमें मिले नाइट्रेट्स, हाई नाइट्रेट्स, यानी ऐसे सॉल्ट्स जिसमें नाइट्रेट्स ज़्यादा हैं। तो ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं या जो हाइड्रोलॉजिस्ट होते हैं जो पानी की स्टडी कर रहे होते हैं, उनको पता लग जाता है ये सीन कोई एग्रीकल्चरल फ्लूएंट का ही है, क्योंकि हाई नाइट्रेट्स in the water is just because of extra use of fertilizers, extra use of pesticides, और उनमें होते हैं नाइट्रेट्स। तो लिहाजा ग्राउंड वाटर में ज़्यादा नाइट्रेट्स आपको मिल रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा, इरिगेशन रन ऑफ, यानी कि इरिगेशन के जो खेत थे उनसे निकल कर ये सीप डाउन हो गए, फ्रॉम दी एग्रीकल्चरल फील्ड से निकल कर ये क्या हो गए, सीप डाउन हो गए और ये ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन गए। तो अब ये भी देखा गया कि जो रन ऑफ है वो ना सिर्फ के नाइट्रेट्स हैं बल्कि वो कुछ फॉस्फेट्स भी हैं। यानी कि ये वाले सॉल्ट्स, ये वाले फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रेट्स इस्तेमाल होते हैं, फॉस्फेट्स इस्तेमाल होते हैं, ये भी एग्री फील्ड से जो है वो रन ऑफ करते हैं और कंटामिनेट कर देते हैं किसको, ना सिर्फ के पॉन्ड्स को, स्ट्रीम्स को, बल्कि रिवर्स को भी।
तो ये सब चीज़ें जो है क्या हो रही हैं, कंटामिनेट हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। सो दीज सब्सटेंसेस रिजल्ट्स इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजे। प्यारे बच्चों, आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अबाउट द यूट्रॉफिकेशन प्रोसेस। मैंने आपको यूट्रॉफिकेशन में क्या बताया था, चले मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज करता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास पानी के ऊपर एलजे ग्रो कर जाता है। एलजे जब मरता है तो बैक्टीरिया आ जाता है, फिर बैक्टीरिया मरता है तो दोबारा एलजे आ जाता है, एलजे मरता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एलजे, ये दोनों की स्टोरी प्यारे बच्चों चलती रहती है। इससे नुकसान ये होता है कि जो सनलाइट है वो नहीं एक्वेटिक लाइफ तक पहुंच पाती, और ऑक्सीजन का लेवल भी जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है नीचे जानदारों की, वो पूरी नहीं हो पाती डिमांड। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नीचे एक्वेटिक लाइफ में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लिहाजा आप कह लें एलजे ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर कह लें आप कि ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, तो ये आपस में रिसाइकल में लगे रहते हैं और नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डैमेज करते हैं। ना ऑक्सीजन की प्रोविजन नहीं होती, वो ऑक्सीजन पानी में जो मिक्स होता है वो कम हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों के जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट हैं ये डिकम्पोज नहीं किए जा सकते, लिहाजा बैक्टीरिया में भी वैसे रहते हैं और एलजे में भी वैसे रहते हैं। दे स्टे लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। तो आप ये कह सकते हैं कि दैट इज़ हाउ द यूट्रॉफिकेशन अकर्स, the biological demand of oxygen reduces for the aquatic life. Now, not only in rivers but in streams, in ponds, in all over the water bodies जो भी होती हैं। तो ये है जी मेजर इफेक्ट्स इंडस्ट्री के और डोमेस्टिक के और एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अगर पानी पॉल्यूटेड हो रहा है तो उसके कौन से इफेक्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले हम छोटी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं आपसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की। फ्लोरीन डिके की बात करेंगे। इसमें ये सीन होता है कि बहुत से यानी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए अगर ज़्यादा चले जाएं, लेट्स से दैट आप पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं तो आपके पास फ्लोरीन के जो सॉल्ट्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये फ्लोरीन के जो सॉल्ट्स हैं ये फ्लोराइड्स आपके ब्लड में डालते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के सॉल्ट्स क्या डालेंगे ब्लड में, फ्लोराइड्स। तो ये फ्लोराइड्स क्या करते हैं कि ये आपके दांतों में आ जाते हैं, आपके जो सेल्स हैं, आपके जो जबड़े हैं, जो जॉज हैं, उनके जो सेल्स हैं उनमें आते हैं और आके बहुत ज़्यादा डेपोजिशन करते हैं दांतों में। तो ये दांतों में डेपोजिशन होने लग जाती है किसकी, फ्लोराइड्स की। और फिर क्या होता है, आपको टूथ डिके का मसला पैदा होता है, टूथ डिके। अब ये टूथ डिके क्या है कि आपके जो दांत हैं ये बेसिकली क्या करना शुरू कर देते हैं, खुरना शुरू कर देते हैं। साबुन नहीं खुरता है, इस तरह खुरते रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं। कभी ना पहाड़ी इलाकों के लोगों से जाके मिलिएगा और उनके दांतों की तरफ गौर कीजिएगा, तो आपको उनको अमूमन नज़र आएगा उनके दांत टेढ़े मेढ़े से होंगे, या फिर उनके अंदर बहुत सी एक अजीब से मादे डेपोजिट होंगे, या फिर उनके दांत कुछ ज़ॉम्बीज़ की तरह होंगे और वो डिकेड हुए होंगे। और स्पेसिफिकली आप इन इलाकों में जाइएगा जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं प्यारे बच्चों, वहाँ पर इस तरह के लोग। हम पिछले दिनों कटास राज गए और वहाँ पे मैं बच्चों के दांतों की तरफ ही देख रहा था। दे वर वेरी ब्यूटीफुल किड्स, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, उनके कलर बहुत फेयर थे, लेकिन जब मैं उनके दांतों की तरफ देख रहा था थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे। इज़ जस्ट बिकॉज कि उनके टूथ डिके हुआ पड़ा था और उनके कुछ ज़्यादा बहुत से सॉल्ट्स होते हैं पहाड़ों में, चट्टानों में, अब वो जो ग्राउंड वाटर होता है वहाँ का, उसमें ये बहुत ज़्यादा आयंस पाए जाते हैं। अब उन्होंने कौन सा पानी पीना है, आप उन्होंने तो डेफिनेटली दूर दराज इलाकों से नेस्ले का पानी तो बाय कर करके पीना नहीं है, वो ही उस इलाके का ग्राउंड वाटर पीते हैं, और लिहाजा फिर उनके ब्लड में ये आयंस की मिकदार ज़्यादा रहती है। और जो मुतलका हिस्सों में, मुतलका एरिया में, स्पेसिफिकली उनके दांतों में आप कह लो, या जहाँ भी बॉडी में इफेक्ट करना होता है वो जाके इफेक्ट करती है, और फिर वो इफेक्ट्स नज़र आते हैं प्यारे बच्चों। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लोराइड्स के सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टूथ डिके के प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट। तो ये आपने अब याद रखना है। और वैसे अब आपने देखा होगा टूथपेस्ट के ऊपर वो लिखते भी हैं कि कैल्शियम फ्लोराइड फार्मूले के साथ, कैल्शियम फ्लोराइड फार्मूले के साथ। तो इसका मतलब है कि हमने तो फ्लोराइड टूथपेस्ट में डाला हुआ है, यानी हमें फ्लोराइड चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रहा नहीं चाहिए, लेकिन ओवरडोज में नहीं चाहिए। अगर आप ओवरडोज देंगे तो वो मसाइल पैदा करेगा। तो लिहाजा आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जी प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन की। आखिर वाटर पॉल्यूशन अगर हो रही है तो क्या नुकसानात हमें हो सकते हैं उसके। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि ये खतरनाक है, हैजर्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ।
और इसके अलावा अगर ये पानी आप पी लेंगे तो ये आपको बहुत सी बीमारियां होती हैं प्यारे बच्चों पॉल्यूटेड वाटर के अंदर, याद रखिएगा। बहुत से माइक्रोब्स रहते हैं, कोलरा जैसी बीमारी कर सकते हैं, टाइफाइड जैसी बीमारी कर सकते हैं, डायरिया जैसी बीमारी कर सकते हैं। तो गंदा पॉल्यूटेड वाटर पीने से आपको मसले हो सकते हैं। पानी उबाल के पिया करें, माइक्रोब्स की वैसे ही डेथ हो जाती है गर्म पानी करने से। पॉल्यूटेड वाटर जो है ये डेवास्टेटिंग नहीं है सिर्फ ह्यूमंस के लिए, बल्कि एनिमल और बर्ड्स के लिए भी डेवास्टेटिंग है। यानी कि ये खतरे की एक बहुत बड़ी टल्ली है फॉर द ह्यूमंस, फॉर द बर्ड्स, फॉर द एनिमल्स। तो आपको ये गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूट्रॉफिकेशन जैसे मैंने अमल आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने आपको बताया कि यूट्रॉफिकेशन होती है, यानी कि एल्जे ग्रो करता है नाइट्रेट से, फॉस्फेट से। जब एल्जे ग्रो करता है, एल्जे की डेथ होती है, बैक्टीरिया ग्रो करता है। जब बैक्टीरिया की डेथ होती है, फिर एल्जे ग्रो करता है, फिर बैक्टीरिया, फिर एल्जे, फिर बैक्टीरिया, फिर एल्जे, और ये साइकिल सारी जिंदगी चलता रहता है। नीचे जो एक्वेटिक लाइफ रहती है उस पानी के, वो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है। यानी एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है पॉल्यूटेड वाटर। ब्रेकिंग अ लिंक ऑफ फूड चेन, प्यारे बच्चों याद रखो कि अगर ये पोल्यूटेड वाटर होगा तो अगर लेट्स से दैट किसी पॉन्ड के अंदर जानदार ही नहीं रहेंगे तो इर्द गिर्द के जो जानदार उन पॉन्ड से खुराक हासिल करते हैं तो वो कहाँ से खुराक हासिल करेंगे, वो किसी दूसरे पॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा इस तरह फूड चेन को मसला पैदा होता है, यानी कि दूसरे खाने वाले जानदारों को मसाइल पैदा होते हैं। उसके अलावा एस्थेटिक क्वालिटी बड़ी कम हो जाती है रिवर्स की और लेक्स की, यानी कि अगर हम पोल्यूटेड वाटर रखेंगे तो एल्जे और बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो लिहाजा वहाँ पर एस्थेटिक क्वालिटी का भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वहाँ से ग्रीन प्लांट्स वगैरह, डिफरेंट प्लांट्स वगैरह नहीं ग्रो करेंगे और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बराबर नहीं रहेगा। आखिर में ये आपसे कहूँगा कि अनफिट फॉर क्लीनिंग वॉशिंग पर्पसेस भी है और क्लीनिंग पर्पसेस भी है, यानी कि सफाई सुथराई के लिए और कपड़े वगैरह धोने के लिए भी ये पानी अच्छा नहीं रहता है। तो लिहाजा पानी अगर गंदा हो तो फिर आपकी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो ये था प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक, और इसकी अब है टेस्ट योरसेल्फ 15.3। हम इसको कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। पूरी बुक की वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, मुफ्त में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अब चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ की तरफ। जी प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं आपसे 15.3 टेस्ट योरसेल्फ की। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल ये किया जा रहा है कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट ये होती है कि जो इंडस्ट्री अपना गंद फुजला बना रही होती है उसी को कहोगे ना वेस्ट। इंडस्ट्री क्या बनाती है, टॉक्सिक मटेरियल बनाती है, ऑर्गेनिक केमिकल बनाती है, गंदे जो निकाल देती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बना देती है, हैवी मेटल्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑयल्स, ग्रीजेज, ये सब इंडस्ट्री की वेस्ट है। तो ये आपने याद रखनी है, ये सवाल है। तो बोर्ड वाला आपको ये सवाल करेगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सवाल तो है ही। अगला सवाल है हाउ वाटर यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज कॉजेज पोल्यूशन। सो आप कह रहे हैं जी बताएं जी जो क्लीनिंग एजेंट आप इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में वो भी पोल्यूशन करता है। मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ देखा ना आपने, जो कपड़ों के थान बनते हैं या नए नए कपड़े बनते हैं तो उनको साफ़ किया जाता होगा ना, फिर ही तो वो इतने क्लीन हमें नज़र आते हैं मार्केट्स में पड़े हुए, फिर ही तो हम उनको ख़रीदते हैं। तो वो क्लीन कैसे किए जाते होंगे उनकी बात हो रही है। तो वाटर को आपको पता है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ भी किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, और फिर जब साफ़ कर देता है वो कपड़े तो उसको डिस्चार्ज आउट कर दिया जाता है। पानी की कपड़े धोने से पहले बड़ी अहमियत होती है, कपड़े धोने के बाद पानी को कुछ समझा नहीं जाता। सो दिस वाटर कंटेन ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल। कपड़ों से केमिकल वगैरह पकड़ लेता है ना ये पानी जो होता है। और फिर डेफिनेटली आप धोने के अंदर आपने डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल किया होगा, डिटर्जेंट्स भी होते हैं। सो व्हेन दीज एफ्लुएंट्स, आप इनको एफ्लुएंट्स कहोगे ना, ये वेस्ट हो गए हैं। सो आर कंटेन ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स, देन दीज एफ्लुएंट्स आर बेसिकली डिस्चार्ज टू दी वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सो दीज कॉजेज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। सो फिर इनसे क्या मसाइल पैदा होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दे डिग्रेड दी क्वालिटी ऑफ वाटर। पहला तो ये है कि ये सबसे पहले पानी की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ख़राब कर देते हैं। सो इंडस्ट्री फ्लूइड्स रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ अ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। और फिर जब क्वालिटी ऑफ वाटर को भी जाकर जो है वो क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, उसमें ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को भी कम कर देते हैं पानी में, यानी कि जो पानी होता है उसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार है उसकी जगह पे तो केमिकल टॉक्सिक्स आ गए, टॉक्सिकन्स आ गए। तो इससे पानी की एक्वेटिक लाइफ को मसला बन गया, उनकी इकोसिस्टम को मसला बन गया। यानी कि वहाँ पे मछलियाँ डेली 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के सांस लेने के लिए इस्तेमाल करती थी पानी के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे सर हैं मछलियाँ भी ऑक्सीजन सांस लेती हैं पानी के अंदर, तो मैं कहूँगा हाँ जी, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है,
डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहते हैं उसको। तो अब सीन ये हो रहा होता है कि अब वो बेचारी मछलियों ने 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर लेके जाने हैं, लेकिन अब उधर जो पानी के अंदर 10 की जगह 5 केमिकल्स आ गए हैं, 5 ऑक्सीजन। तो अब वो 5 ऑक्सीजन लेके जाएगी अपनी बॉडी के अंदर, तो 5 उसको गुजारा नहीं है, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से क्या मसला पैदा होगा, वो बेचारी वहाँ पर नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी, बीमार हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी। तो ये मछलियों का, और मतलब छोड़े मछलियों को, और भी कितने जानवर पानी में रहते हैं उनकी बात कर लें, तो लिहाजा हम इकोसिस्टम को क्या करते हैं, ख़राब कर देते। तो ये इंडस्ट्री के मालिक से जाके पूछे ना कि भाई तुमने तो जेट डॉट को कपड़े दे दिए सारे, ज़रा ये बताओ तो सही ना, जो पानी का डिस्पोज किया है वो कैसे किया है, कहाँ किया है, वो ये नहीं बताएगा आपको। वो कहेगा जी बस ठीक है जी, हमने जहाँ पे भी कर दिया, आप बताएं माल लेना है कि नहीं लेना। वो कहेंगे माल तेरे सर पे रखना है हमने। पर ये लोगों की एक सेल्फिशनेस होती है, हमें नहीं करनी चाहिए। दे कैन सीप डाउन, और वो जो आपने ख़राब जगह पे पानी को फेंका, लेट से वो ग्राउंड में फेंक दिया, किसी खड्डे में आपने डिस्पोज, फैक्ट्री है, साथ कोई बहुत बड़ा गड़ा बनाया उन्होंने, तो पानी तो सीप डाउन कर जाएगा और वो वाटर में चला जाएगा। जो वाटर नीचे कुएँ वगैरह होते हैं वहाँ पर इकट्ठा होगा ना जाके। अच्छा, बच्चों को ये नहीं पता होता कि कुओं का पानी कैसे बनता है, मतलब आप जब कुएं में से पानी निकालते हैं, बच्चों को ये पता नहीं होता ये पानी कहाँ से आया कैसे। मैं बता रहा हूँ आपको कि ऊपर से पानी सीप डाउन कर जाता है और नीचे इकट्ठा हो जाता है। नीचे चट्टान ऐसी है ना जिसको और नीचे जाने नहीं देती, चट्टान के ऊपर इकट्ठा हो गया, तो उसे हम कहते हैं जी वाटर, वेल वाटर। तो दिस वाटर कॉजेज द गैस्ट्रो एंड कैंसर। और फिर ये पानी आप पी लेते हो जो ख़राब पानी है, आपको फिर कैंसर खुदा ना खास्ता हो जाता है। गैस्ट्रो में पेट की बीमारियों को गैस्ट्रो की बीमारियां कहते हैं, और इन ह्यूमन बीइंग होता है ये। सो डैमेज क्या हो रहा होता है, सॉइल डैमेज हो रही होती है, क्रॉप डैमेज होती है। अगर ये गंदा पानी आप सॉइल में दोगे, सॉइल भी ख़राब। अगर ये गंदा पानी फसलों को दोगे, फसलें भी ख़राब। अगर ये गंदा पानी पौधों को दोगे, पौधे भी ख़राब। एनिमल्स को पिलाओगे, एनिमल्स भी बेचारे जुबान बाहर निकाल के फिरते रहेंगे। तो ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं भाई, किससे, टॉक्सिक वाटर से। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं ये भी पानी में रहते हैं, जैसे कैडमियम है, CD, लेड, PB, मरकरी, AG, ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ये हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी कि जो इंसान होते हैं उनके लिए भी ये ख़तरनाक होते हैं। अगर आप कहें जी कैडमियम वाला पानी पी लें, आप साइको हो जाएंगे। आप मरकरी वाला पानी पी लें, आप पागल हो जाएंगे। आप लेड वाला पानी पी लें, आपको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाएंगी, आप खुश ख्यालियों में बहुत ज़्यादा रहना शुरू कर देंगे। दिमाग के जो सेल्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं ना, इन हैवी मेटल्स की वजह से दिमाग के सेल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और जब दिमाग के सेल्स ख़राब हो रहे हैं तो फिर ख़राब हो रहे हैं, ख़राब होने का मतलब है दिमाग ख़राब हो रहा है आपका। तो कभी कभी आप कहते हैं ना किसी की बात सुन के, और यार मुझसे बात ना करो, मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो ये समझ लें कि इसको पीने से आपका इंटरनली वाकई में दिमाग ख़राब हो रहा है, जो आपको पता भी नहीं है। तो ये नुकसान होता है। हैज़र्ड का मतलब नुकसान है, हेल्थ हैज़र्ड मानी सेहत को आपकी नुकसान है। तो आगे सवाल है जी, वाई यूज डिटर्जेंट्स इन इंक्रीजिंग डे बाई डे। यानी अब आप देखते हैं कि इधर इर्द गिर्द के हमारे माहौल में, शहरों में स्पेशली, डिटर्जेंट्स का बड़ा इस्तेमाल है। तो अब आप मुझे ये भी कहेंगे सर आप क्या फतवे लगाते रहते हैं क्लास में बैठ के अपनी, आप बताएं अगर हम कपड़े डिटर्जेंट से ना धोएं तो फिर किससे धोएं, काले साबुन से धोएं कपड़े हम अपने, धोने तो डिटर्जेंट से ही है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है डिटर्जेंट से ही धोने हैं, लेकिन हम कंट्रोल लेवल पे जाके भी तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई ये एक बुरी चीज़ है, इसको हम कम इस्तेमाल करें। लेकिन हम तो इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, झाग देखने के लिए मशीन में झाग बननी चाहिए जी, जहाँ हमने 2 चम्मच डालने, 3 डाल के ज़्यादा सारी झाग बना देते हैं, ये गलत है। डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल बड़े कंट्रोल लेवल पे जाके करना चाहिए। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सोप के अंदर जो है हार्ड वाटर की वजह से हम ज़्यादा कर रहे हैं डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल, मतलब हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर की वजह से हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सॉल्यूशंस, एसिडिक सॉल्यूशंस में भी ये काम कर सकते हैं। सो हाउ डिकेइंग प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन, जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो ये कैसे कर लेते हैं ऑक्सीजन को कंज्यूम, ये देखें पानी में जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। बैक्टीरिया जो है ना, वो जब प्लांट्स को खाने के लिए आता है तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। यानी कि अब मैंने तो थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मछली के लिए ऑक्सीजन की कमी केमिकल्स कर रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल्स कर रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऊपर जो बैक्टीरिया रह रहे हैं प्लांट्स को खा रहे हैं वो भी ऑक्सीजन को पानी में कम कर रहे हैं। उसके बाद है कि फंक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र क्या है, ये काफ़ी जेन्युइन सा क्वेश्चन है।
फर्टिलाइज़र का फंक्शन जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी यानी कमी होती है नाइट्रोजन की, इसको पूरा करना, फॉस्फोरस पोटाशियम एक्सेट्रा ऑफ दी सॉइल बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और ये इसलिए होता है क्योंकि एक ही खेत के ऊपर बार बार आप फसलें लगाई जा रहे होते हो तो वहाँ जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो फिर आप जब ये फर्टिलाइज़र देते हो, मतलब यूरिया वगैरह दे दिया, लेट्स से दैट फर्टिलाइज़र पड़ा था ना हमने, तो उससे क्या होगा कि पौधों को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को फर्टिलाइज़र दे दिया, पोटाशियम को फर्टिलाइज़र दे दिया, इससे क्या होगा कि ये तीनों एलिमेंट्स की कमी क्रॉप्स में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसके बाद जी पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये पानी का पोल्यूशन कैसे करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स एक केमिकल्स होते हैं, आपको पता है एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, और जब पानी वहाँ से गुजरता है तो वो सीप डाउन होता है, ठीक है, और उसको हम लीचिंग कहते हैं। क्या ख्याल है कि मतलब जो आपका पेस्टिसाइड था वो पानी के साथ मिला, पानी के साथ मिल के नीचे सीप हो गया, नीचे चला गया ग्राउंड वाटर में, इसे लीचिंग कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर जो है वो एनिमल्स फिर यूज़ करेंगे, प्लांट्स यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, उनको बहुत सी बीमारियाँ होंगी क्योंकि वो तो पेस्टिसाइड वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मसाइल बड़े पैदा हो रहे हैं, आपको इस चैप्टर में मैंने सिखाए हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन का टॉपिक हुआ आज एंड, वाटर पोल्यूशन इज़ बीइंग एंडेड, एंड आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, राइट। तो अगर आप दोस्तों से शेयर करेंगे तो हमारी एनर्जी को बूस्टअप मिलता है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप देखा भी, थंबनेल भी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, वो देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उससे आप पूरी बुक की वीडियोस देख सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।